तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक तेलुगु पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है मटका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस मूवी की शुरुआत में हम साहू नाम के आदमी को देखते हैं जो सीबीआई के लिए काम करता है। उसे सीबीआई ऑफिसर मित्रा का फोन आता है और फैक्ट्री में रेड मारने के लिए जाने को कहता है। साहू अपनी टीम के साथ फैक्ट्री की ओर जाने लगता है और जिसे वो सभी पकड़ने के लिए जा रहे थे वो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है। उसका नाम है वासु। इसके बाद हमें 1958 का समय दिखाया जाता है। आज़ादी के 10 साल के बाद वासु अपनी मां को लेकर विशाखापट्टनम रहने के लिए आता है और उनके साथ बहुत सारे लोग भी रहने के लिए आए थे। रात के समय उन सभी के लिए बाहर से खाना भी लाया जाता है और उस खाने के लिए सभी लोग मारा मारी करने लगते हैं। वासु की मां अपने और अपने बेटे के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी आता है जो सभी से खाना छीन कर खाने लगता है। वो आदमी वासु की माँ के पास भी आता है और उनसे भी खाना छीनने की कोशिश करता है। वासु उसे मार कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वासु उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो आदमी वासु को मारता है और उसकी माँ के ऊपर भी हमला करता है। ये देखकर वासु और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस आदमी को जान से मार डालता है, जिसके कारण वासु को जेल हो जाती है। वहाँ का जेलर जिसका नाम नारायण मूर्ति है, वो वासु के ऊपर बहुत टॉर्चर करता है, उसे बहुत मारता है, लेकिन वासु को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि नारायण मूर्ति अपने जेल में बाकी कैदियों के साथ कुश्ती करवाता है, इसलिए नारायण मूर्ति वासु को लेकर कुश्ती करवाता है और उन सब में पैसे लगाने के लिए इंस्पेक्टर भी जेल के अंदर आते हैं और कुश्ती का मजा लेते हैं और इन सब में नारायण मूर्ति भी बहुत पैसा कमाता है। वासु की माँ एक ठेकेदार के अंडर काम करती है और वो बीच बीच में अपने बेटे से जेल में मिलने के लिए भी जाती है। अब ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत जाते हैं। वासु बड़ा हो जाता है, उसकी सजा भी खत्म हो गई थी। जेल से निकलने से पहले वासु से मिलने नारायण मूर्ति आता है और वासु से कहता है कि अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। इसके बाद वासु वापस विशाखापट्टनम चला जाता है। वो एक भैया के पास जाता है जहां उसकी माँ इतने बरसों से रह रही थी। वासु अपने भैया को काम दिलवाने को बोलता है, लेकिन उसके भैया बोलते हैं कि काम करने के लिए पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, फिलहाल तुम्हें मजदूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम कुछ पैसे कमा पाओगे। ये सुनकर अगले दिन वासु विशाखापट्टनम के मार्केट में चला जाता है और वहां जाकर वो सभी दुकानदारों से काम मांगता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं दे रहा। उसी मार्केट में चिल्लप्पा नाम के आदमी का भी दुकान था और उसके दुकान के बाहर एक मजदूर काम मांगने के लिए आया था, लेकिन वो मजदूर अपना भाव इतना ज्यादा बता रहा था कि चिल्लप्पा उसे काम पर नहीं रखता। तभी उसके पास वासु भी आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं आपके पास आधे दाम में काम कर दूंगा। ये सुनकर चिल्लप्पा वासु को अपने दुकान में काम पे रख लेता है। वो आदमी जिसे चिल्लप्पा अपने काम से निकाल कर वासु को काम पे रख लिया था, वो आदमी अमोर के आदमी के पास चला जाता है। अमोर उस इलाके का डॉन है और वो हर दुकान से हफ्ता वसूलता है, इसलिए अमोर के आदमी चिल्लप्पा के दुकान के पास आते हैं और उससे हफ्ता निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन चिल्लप्पा थोड़ा समय मांगता है हफ्ता देने के लिए। ये सुनकर अमोर का आदमी चिल्लप्पा से कहता है कि अपनी बेटी को अमोर के पास भेज देना, जब हफ्ता देने को आएगा तब जाकर तेरी बेटी तुझे मिलेगी। ये सुनकर चिल्लप्पा काफी गुस्से में आ जाता है और वो अमोर के आदमियों के ऊपर हमला करता है और वहां से उन्हें भगा देता है। वासु अपना काम खत्म करके घर की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में उसे उसके भैया मिल जाते हैं। भैया उसे एक बार की तरफ लेकर जाते हैं जहां सोफिया का डांस होने वाला था। वासु के भैया बताते हैं कि सोफिया का डांस देखने के लिए इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी जितना हम 3 साल में भी नहीं कमा पाएंगे। ये सुनकर वासु के भैया वासु को लेकर रेड लाइट एरिया में चले जाते हैं जहां वो एक लड़की से मिलते हैं। उसके भैया उस लड़की को लेकर सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उस लड़की की एक बहन भी है जिसका नाम है सुजाता। वो भी अपनी बहन के साथ चली जाती है, लेकिन वासु को ये सब देखकर पसंद नहीं आता, क्योंकि पैसे देकर किसी के साथ सोना उसे पसंद नहीं। तभी वासु के भैया चिल्लाकर बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं कि सुजाता की बहन को मिर्गी के दौरे आते हैं। ये देखकर वासु अपने भैया को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विशाखापट्टनम के पोर्ट में बाहर से कोयला इंपोर्ट किया जाता है और कोयले की धूल उड़ने के कारण वहां रह रहे लोगों को सांस लेने की बीमारी भी शुरू हो गई थी। इस चीज को खत्म करने के लिए बोर्ड मेंबर्स ने कोयले के ऊपर पानी छिड़कने का टेंडर निकाला और ये टेंडर केबी रेड्डी को मिलता है। केबी रेड्डी इस इलाके का बहुत बड़ा डॉन है और उसी का खास आदमी है अमोर, जो कि सारे कामों को देखता है। केबी रेड्डी को पता चलता है कि चिल्लप्पा ने हफ्ता देने से मना कर दिया। ये सुनकर केबी रेड्डी
चिल्लप्पा के दोनों हाथों को काट डालने को बोलता है। अमोर का एक आदमी चिल्लप्पा के पास पहुंचता है उसे मारने के लिए। चिल्लप्पा अपनी जान बचाकर अपनी दुकान के पास आता है जहां वासु काम कर रहा था। चिल्लप्पा अपनी जान की भीख मांगता है और उसकी जान बख्श देने को बोलता है, लेकिन वासु एक शर्त पर उसकी जान बचाने को राजी होता है। वासु बताता है कि तुम्हारे बिजनेस में जितना भी मुनाफा होगा उसका 50% मेरा होगा। चिल्लप्पा वासु के साथ हिस्सेदारी करने को मान जाता है और उसके बाद वासु एक एक करके अमोर के आदमियों को मारता है। ये खबर जब केबी रेड्डी को पता चलती है वो अमोर से कहता है वासु को मार डालना और पूरे मार्केट में खबर फैलाने के लिए कि ये काम केबी रेड्डी ने किया है ताकि केबी रेड्डी का खौफ बना रहे। अमोर के आदमी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं जहां पुलिस वालों ने वासु को पकड़ के रखा था। वो लोग वासु को बांधकर अपने साथ चले जाते हैं उसे मार डालने के लिए, लेकिन तभी वहां पर नारी बाबू पहुंचते हैं और वासु को बचा लेते हैं और अमोर को धमकी देते हैं कि आज से मार्केट में नारी बाबू और वासु का राज चलेगा। अगले दिन मार्केट पहुंचने के बाद नारी बाबू सभी से कहते हैं आज के बाद से अमोर को हफ्ता नहीं दिया जाएगा, आज से इस मार्केट को हम चलाएंगे। नारी बाबू एक छोटे मोटे पॉलिटिशियन हैं और वो इस शहर के MP भी हैं, इसीलिए इस शहर में उसका दबदबा भी है। मार्केट के सभी दुकानदार इस खबर को सुनकर खुश हो गए थे। पूरा मार्केट अब वासु चलाने लगा, लेकिन वासु अपना खुद का गारमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहता था, इसीलिए वासु नारी बाबू की मदद से अपना खुद का गारमेंट का बिजनेस शुरू कर देता है। वहीं पर पहली बार वासु की मुलाकात सोफिया से होती है। सोफिया नारी बाबू की गर्लफ्रेंड है, लेकिन सोफिया वासु को देखकर उसे पसंद करने लगती है। वासु अपनी दुकान खोल लेता है और धीरे धीरे करके अपना बिजनेस शुरू करता है। उसकी इच्छा है कि इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके ताकि गांव के लोगों को काम मिले। फिर एक दिन जब वासु घर की तरफ जा रहा था तभी सुजाता और उसकी बहन को कुछ लड़के छेड़ रहे थे। वासु उन दोनों को बचाता है और अपने साथ उन दोनों को अपने घर लेकर चला जाता है और दोनों को अपने घर में ही रहने को बोलता है क्योंकि उन दोनों का कोई घर नहीं था। सुजाता वासु को पसंद करती थी और वासु भी उसे पसंद करता था, इसीलिए वासु सुजाता से कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मेरे से शादी भी कर सकती हो। ये सुनकर सुजाता और भी खुश हो जाती है। अब इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं और आखिरकार वासु और सुजाता की शादी तय हो जाती है। शादी की इन्विटेशन देने के लिए वासु नारी बाबू के पास जाता है। वासु बताता है कि उसे बहुत पैसों की जरूरत है। नारी बाबू पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन उसमें हिस्सेदारी मांगते हैं। वासु 50% हिस्सेदारी दे देता है। ये सुनकर सोफिया हैरान हो गई थी और वो नारी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। नारी बाबू समझाता है कि वासु जो भी काम करता है बहुत सोच समझ कर करता है, इसीलिए मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। इसके बाद वासु और सुजाता की शादी हो जाती है। जब ये बात केबी रेड्डी को पता चलती है तो वो अमोर और अपने साथियों को वासु और उसके परिवार को मारने को भेजता है। अमोर और उसके आदमी वासु और उसके परिवार के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन किसी तरह वासु उन सभी को मारता है। लेकिन तभी अमोर बंदूक निकालकर वासु को मारने ही वाला था कि तभी वहां नारी बाबू पहुंच जाते हैं और गलती से गोली उन्हें ही लग जाती है, जिससे कि वो घायल हो जाते हैं। वासु नारी बाबू को लेकर अस्पताल चला जाता है और नारी बाबू की हालत देखकर वासु नारी बाबू का पूरा धंधा संभालने लगता है। नारी बाबू को ठीक होने में 3 साल लग जाते हैं और उसके बाद नारी बाबू अपने काम पर लौटते हैं। ये देख करके वासु और खुश हो जाता है। चिल्लप्पा वासु से पूछता है कि तुम अपने गारमेंट के बिजनेस फैलाने के लिए पैसों की बात कब करोगे। वासु यकीन दिलाता है कि मैं कुछ दिनों में ही नारी बाबू से बात करूंगा। चिल्लप्पा यहाँ ये बात बोलता है कि वासु से मिलने से पहले उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एक दिन उसे पता चला कि गाँव में सलमान भाई नाम के आदमी नकली नोटों का बिजनेस करते हैं, इसीलिए चिल्लप्पा सलमान भाई के बताए हुए पते पर चला जाता है और 2000 के नकली नोट ले लेता है। लेकिन जैसे ही चिल्लप्पा वापस अपने घर की तरफ आता है तभी सामने उसे पुलिस वाले मिलते हैं जो चिल्लप्पा से उसके सारे रुपए ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये सुनकर वासु अपने बिजनेस फैलाने के लिए सोचता है कि वो उन नकली पैसों का इस्तेमाल करेगा, इसीलिए वो चिल्लप्पा से कहता है जितने भी साहूकार हैं सबसे पैसे ब्याज पर लेने के लिए, और वो सारे पैसे को वासु नकली नोट में बदलने के लिए चला जाता है। वासु जैसे ही उनके अड्डे में पहुंचता है वो लोग वासु को 3 लाख के बदले 6 लाख के नकली नोट देते हैं और बदले में वासु से 3 लाख रुपए के असली नोट रख लेते हैं। वासु सभी पैसों को लेकर वहां से निकलता है। तभी उसके सामने वही पुलिस वाले आते हैं। वासु समझ गया था कि ये पुलिस वाले उसी गैंग के आदमी हैं जिन्होंने उसे पैसे दिए थे।
वासु सभी पुलिस वालों की पिटाई करता है और उन सभी को लेकर उनके गैंग के पास चला जाता है जहाँ से उसने पैसे लिए थे, और जितने भी असली नोट उनके पास जमा थे सारे पैसे को वासु ले लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। चिल्लप्पा को लग रहा था ये नोट नकली हैं, लेकिन वासु बताता है ये असली नोट है। तभी वासु की माँ जाकर सभी को खीर खिलाती है और बताती है सुजाता माँ बनने वाली है। ये सुनकर वासु बहुत खुश हो गया था और सुजाता से मिलने चला जाता है। वासु बहुत खुश था और वो सुजाता से कहता है कि अगले दिन वो मुंबई जाएगा गारमेंट के बिजनेस के सिलसिले में, और अगर गारमेंट की फैक्ट्री लग जाती है तो यहाँ बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी। ये सुनकर सुजाता खुश होती है क्योंकि वासु अपने साथ अपने गांव की भी फिक्र कर रहा था। अगले दिन वासु चिल्लप्पा के साथ मिलकर मुंबई चला जाता है अपने गारमेंट फैक्ट्री के सिलसिले के लिए। फैक्ट्री डालने के लिए मुंबई में वासु बिजलानी नाम के आदमी से मिलने आता है। बिजलानी पैसे देने के लिए मान जाता है, लेकिन वो अपना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मांगता है, इसीलिए चिल्लप्पा कहीं और चलने को बोलता है। लेकिन वासु वहां पर बैठे कुछ लोगों को देखता है जो सट्टेबाजी का खेल खेल रहे थे। सभी लोग एक एक पेपर उठाते हैं और उसमें जो नंबर लिखा रहता है उसमें पैसे लगाते हैं। पैसे लगाने के बाद सभी लोग देखते हैं कि सामने फैक्ट्री से जो मजदूर बोरी लेकर आता है उस बोरी में जो नंबर लिखा रहता है उस नंबर में पैसे लगाने वाला व्यक्ति जीत जाता है और बाकी पैसे रख लेता है। ये देखकर वासु फैसला करता है कि वो अब गारमेंट का बिजनेस नहीं करेगा। वासु चिल्लप्पा के साथ वापस विशाखापट्टनम जाने लगता है। वासु ट्रेन में बैठे सभी लोगों को एक गेम खेलने को बोलता है। बताता है कि उसके पास 10 नंबर की चिट रखी हुई है, वो 2 नंबर निकालेगा और अगर कोई भी उन 2 नंबर में से एक नंबर सही बोलता है तो उसे 1 रुपए के बजाय 8 मिलेंगे, और अगर दोनों सही बोलता है तो 1 रुपए के बदले 80 मिलेंगे। ये सुनकर ट्रेन में बैठे सभी लोग हैरान हो गए थे और खेल खेलने के लिए मान जाते हैं। वासु एक छोटे से मटके में से सभी नंबर्स की चिट रख लेता है और उनमें से 2 चिट निकालता है। जो कोई भी उन 2 चिट में रखे हुए नंबर्स को सही बोल देगा वो जीत जाता है, और अगर गलत होगा तो सारा पैसा वासु जीतेगा। इस तरह वासु खेल खेलने लगता है और बहुत सारे लोग कुछ पैसे जीतते भी हैं, लेकिन वासु भी इसमें बैठे बैठाए बहुत पैसे जीतने लगता है और इसी का बिजनेस वासु अब शुरू करने वाला है। वासु चिल्लप्पा से कहता है कि ये खेल पूरे भारत में खेला जाएगा और इस खेल का नाम मटका होगा। ये खेल एक सट्टे की तरह है और अगर किसी को इस खेल की लत लग गई तो इसमें बहुत पैसा कमाया जा सकता है। विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद वासु सभी दुकानों में 2 नंबर्स की चिट देता है और अगर कोई भी उन 2 नंबर में से एक नंबर को सही बोल देता है तो वो अपने लगाए हुए पैसे का 8 गुना पैसा जीत सकते हैं। और इसी तरह वो मटका नाम के जुए का बिजनेस शुरू करता है और पूरे देश में ये खेल खेले जाने लगता है। 6 महीने के अंदर वासु बहुत पैसे कमा लेता है और इस जुए के बिजनेस के कारण देश की आर्थिक स्थिति खतरे में आ जाती है। देश के प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिशियल से जल्द ये सारा पैसा निकालने को बोलते हैं, क्योंकि अगर ये पैसा देश में वापस नहीं आएगा तो देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। सीबीआई ऑफिसर मित्रा बताती है कि हमें पता चला कि ये सारा पैसा विशाखापट्टनम में है, मगर हमें नहीं पता कि ये सारा पैसा किसके पास है। मित्रा चीफ मिनिस्टर से मिलती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि वो विशाखापट्टनम में अपने एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजेगी और पता करेगी कि ये सारा पैसा कहाँ है और किसके पास है। इधर वासु के अड्डे में हम देखते हैं कि सभी लोग पैसे गिन रहे थे। वासु हद से ज्यादा पैसे कमा रहा था, लेकिन उसे पता चला कि कुछ इलाके में उसके बताए हुए नंबर नहीं पहुंच रहे, इसलिए उसने भास्कर और उसके आदमी को मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि उसे पता चला कि भास्कर अलग नंबर सभी जगह भेज रहा था ताकि जितना भी मुनाफा हो वो सारा भास्कर कमा ले। भास्कर वासु से माफी मांगता है और कहता है कि आइंदा से वो ऐसा काम नहीं करेगा। वासु गुस्से में आ जाता है और भास्कर का हाथ काट देता है और सीबीआई ऑफिसर मित्रा अपने ऑफिसर विशाखापट्टनम भेजती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि साहू है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। साहू सारे मटका डीलर के पास जाता है और मटका खेल के बारे में जानकारी लेता है और धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। किसी को पता ना चले इसलिए साहू एक शिपिंग कंपनी में नौकरी कर लेता है और अंडर कवर एजेंट बनकर मटका खेल के पीछे कौन कौन है इसका इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। इधर वासु अपने नंबर चुनने के लिए अपनी बेटी को बुलाता है और किस किस दिन कौन कौन सा नंबर मटके में रखना है उन सारे नंबर का चुनाव उसकी बेटी करती है। लेकिन सुजाता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि हाल फिलहाल में खबर आई है कि मटके के खेल खेलने के लिए एक परिवार पूरी तरह से लुट चुका था, जिस कारण परिवार के सभी लोग अपनी जान दे चुके थे। सुजाता वासु को समझाती है कि इस काम में उसकी बेटी को इन्वॉल्व नहीं करने, क्योंकि जो काम
वासु कर रहा है ये सब एक तरह का इलीगल काम है। वासु गुस्से में आ जाता है। इधर साहू इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी परिवार हैं जो ये खेल खेल कर बर्बाद हो चुके हैं। इस कारण देश में दंगा फसाद भी होने लगता है। कुछ दिन के बाद देश में जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है तो ये चुनाव ऑपोजिशन पार्टी वाले जीत जाते हैं, जिस कारण नारी बाबू भी अपने शहर के MP बन जाते हैं। फिर एक दिन सोफिया वासु से मिलने आती है और उसे बताती है कि नारी बाबू अपना कोका कोला वाला कंपनी बंद करना चाहते हैं और कूल स्पॉट की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है। इसके लिए सोफिया वासु से बात करने आई थी, लेकिन वासु सोफिया से इस बिजनेस के बारे में बात करने से मना कर देता है क्योंकि वो नारी बाबू से सीधा बात करना चाहता था। इसीलिए वो सोफिया को जाने को बोलता है, लेकिन सोफिया वासु से अपनी दिल की बात कहती है कि वो उसे पसंद करती है और उसे अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी कहती है। ये सुनकर वासु गुस्सा हो जाता है और सोफिया को जाने को बोलता है। अगले दिन वासु नारी बाबू से मिलने के लिए आता है। नारी बाबू बताते हैं कि वो कोका कोला की फैक्ट्री बंद करके कूल स्पॉट की फैक्ट्री को पूरे देश में लगवाना चाहता है, जिसके लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत है। सोफिया उठकर बाहर चली जाती है और थोड़ी देर में वो वापस आती है। वासु पैसे देने के लिए मान जाता है, लेकिन वो अपना 50% हिस्सेदारी मांगता है। नारी बाबू इस डील के लिए मान जाते हैं। इधर घर में हम देखते हैं कि सुजाता अपनी माँ और बेटी के साथ खाना खाने के लिए बैठती है। तभी घर के बाहर गोलियों की आवाज आती है। सुजाता देखती है कि बाहर अमोर अपने आदमियों के साथ आया हुआ था और वो सभी को गोली मार रहा था। सुजाता ये देखकर घबरा गई थी और अपनी बेटी को एक बक्से के अंदर छुपा देती है। इधर क्लब में जब KB रेड्डी के आदमी पहुंच जाते हैं वासु और नारी बाबू को मारने के लिए और उन दोनों के ऊपर हमला करने लगते हैं। वासु सभी को मार डालता है, लेकिन उसके हाथ में एक गोली लग जाती है। चिल्लप्पा वासु को लेकर अपने ऑफिस पहुंचता है और उसके हाथ से गोली निकाल देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके घर में भी हमला हुआ। वासु तुरंत अपने घर पहुंचता है, देखता है कि उसकी माँ और सुजाता दोनों मर चुके थे। ये देखकर वासु बहुत रोने लगता है। वासु अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, तभी उसकी बेटी बक्से से बाहर निकलती है और ये देखकर वासु राहत की सांस लेता है। वासु अपनी माँ और सुजाता का अंतिम संस्कार करवा देता है और अपनी बीवी को याद करते ही रहता है। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वासु अब सिर्फ घर में ही बैठा रहता है और मटका खेल भी बंद हो जाता है। इस खेल के लत लगने के कारण जो लोग इस खेल को खेलते ही रहते हैं वो अब दुकानों के ऊपर हमला करने लगते हैं। फिर एक दिन नारी बाबू वासु से मिलने आते हैं और बताते हैं कि पॉलिटिक्स में बिजी हो चुका हूँ और इसीलिए वो सारा काम वासु को संभालने को बोलते हैं। वासु KB रेड्डी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन नारी बाबू बताते हैं कि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वासु सोफिया से मिलने जाता है। सोफिया वासु को देखकर बहुत खुश थी और वासु से कहती है कि वो उसकी पत्नी की जगह लेना चाहती है, लेकिन वासु बोलता है कि जो भी उसके साथ रहता है उसकी मौत हो जाती है। और उस रात क्लब में नारी बाबू और मेरे बीच जो मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग के बारे में भी किसी को पता नहीं था, लेकिन वासु बताता है कि क्लब में से आखिरी फोन KB रेड्डी को किया गया था, यानी कि जिस दिन वासु और नारी बाबू की मीटिंग हो रही थी उसी समय सोफिया वहां से उठकर कहीं गई थी, यानी कि सोफिया KB रेड्डी को फोन करने के लिए गई थी और उसी ने KB रेड्डी को उन दोनों के बारे में बताया था। वासु को पता चल गया था कि ये सबके पीछे सोफिया का हाथ है। KB रेड्डी सोफिया को फोन करने की कोशिश कर रहा था और उसे कहता है वहां से भागने के लिए, क्योंकि वासु को सोफिया की असलियत के बारे में पता चल गया है। सोफिया घबरा जाती है और वासु सोफिया को गोली मार देता है। अब धीरे धीरे करके सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। वासु फिर से अपने मटके का बिजनेस शुरू करता है और इसके बाद वासु और भी ज्यादा पैसे कमाने लगता है। इधर ऑफिसर साहू अपना इन्वेस्टिगेशन खत्म करते हैं और अपनी रिपोर्ट CBI ऑफिसर मित्रा को जाकर दिखाते हैं। बताते हैं कि इन सब के पीछे वासु, उसका भाई प्रसाद और नारी बाबू हैं। साहू बताता है कि उसने एक लिस्ट निकाली है जिसमें सारे बेटर्स के नाम लिखे हुए हैं और उन सारे बेटर्स के बच्चे सुजाता कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं जो कि मुंबई में है। और अगर कोई भी बेटर्स इस खेल के बारे में किसी को जानकारी देता है कि इसके पीछे कौन है तो ये लोग उनके बच्चों को मार डालेंगे। साहू ये भी बताता है कि वासु का कोल्ड ड्रिंक्स बनाने का फैक्ट्री भी है जो कि बंद हो चुका है और इन सभी बेटर्स में से 11 बेटर्स इन्हीं फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। इसीलिए साहू इन सिक्योरिटी गार्ड से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपनी टीम बनाता है। साहू अपनी टीम के साथ नारी बाबू के फैक्ट्री चला जाता है छानबीन करने के लिए। फैक्ट्री पहुंचने के बाद वहां का सिक्योरिटी गार्ड उससे मिलता है और उसे
पूछता है कि तुम्हें जो भी पता है हमें बता दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। सिक्योरिटी गार्ड की बेटी सुजाता के स्कूल में पढ़ती थी, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है जो सीधा कमरे के नीचे जाता है। साहू जैसे ही नीचे जाता है देखता है कि वहां पर बहुत सारा पैसा जमा पड़ा था। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि देश भर में जितने भी ट्रेन चलते हैं सभी में मटके का नंबर भेज दिया जाता है और वहीं से हमारा सभी वेंडर्स के पास नंबर पहुंच जाता है। ये सब सुनने के बाद मित्रा सबको वार्निंग देती है कि ये खबर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद मित्रा नारी बाबू से मिलने चली जाती है, उससे पूछताछ करने। नारी बाबू बताते हैं कि उसकी फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन अभी उसके सारे फैक्ट्रीज बंद हैं। लेकिन मित्रा बताती है कि आपकी फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारा पैसा जमा हुआ मिला। नारी बाबू हैरान हो जाते हैं क्योंकि पैसों के बारे में उसे पता नहीं था कि उनके फैक्ट्री में वासु पैसे छुपा के रखा है। मित्रा नारी बाबू को गिरफ्तार करने वाली थी, लेकिन नारी बाबू मित्रा को एक ऑफर देता है कि उसके फैक्ट्री में जितना भी पैसा वासु ने छुपाया है वो सारा पैसा रख लेने के लिए और बदले में उसे छोड़ देने के लिए। मित्रा नारी बाबू के साथ डील कर लेती है और उसके एक फैक्ट्री में जितने भी वासु पैसे छुपा के रखे थे वो सारा पैसा मित्रा ले लेती है। और नारी बाबू ये भी बताते हैं कि न्यूज में बता देने के लिए कि इन सब के पीछे वासु का हाथ है। इधर हम वासु को देखते हैं जिसकी बेटी उसे ये काम करने के लिए मना करती है क्योंकि इसके पहले भी उसकी पत्नी सुजाता ये काम करने से उसे मना कर चुकी थी, लेकिन वासु ने अपनी पत्नी की बात नहीं माना। अब अपनी बेटी की बात सुनकर वो रोने लगता है। इधर नारी बाबू केबी रेड्डी से मिलने के लिए जाते हैं और उसे वासु के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि मटके के वजह से वासु ने देश का आधा से ज्यादा पैसा अपने कब्जे में कर लिया है। इसीलिए नारी बाबू केबी रेड्डी से कहता है वासु को मार डालने के लिए। इसके बाद केबी रेड्डी के आदमी वासु की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। ये जानने के बाद वासु अपनी बेटी को बचाने आता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके पीछे केबी रेड्डी का हाथ है। वासु सभी गुंडों के साथ डील करता है कि जितने भी पैसे तुम लोगों को मिले हैं उससे 10 गुना ज्यादा पैसे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को मेरी बेटी को छोड़ना पड़ेगा। सभी लोग देखते हैं कि गाड़ी के अंदर इतना पैसा भरा हुआ था कि उन सारे गुंडों की जिंदगी पार हो जाएगी, लेकिन वासु सभी गुंडों से कहता है कि जिसने भी तुम्हें किडनैप करने के लिए कहा था उसे बता देने के लिए कि वासु मर चुका है। थोड़ी देर के बाद नारी बाबू को खबर मिलती है कि वासु मर चुका है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि सभी गुंडे जिसे वासु ने पैसे दिए थे अपनी बेटी को छुड़वाने के लिए, उन सभी गुंडों को वासु गोलियों से मार डालता है और उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे केबी रेड्डी और नारी बाबू का हाथ है। इसके बाद नारी बाबू को देखते हैं जो अपने पॉलिटिक्स के काम के लिए दिल्ली जाने वाला था, लेकिन उसके पहले वो अपने आदमियों से कहता है न्यूज में बता देने के लिए कि उसका वासु के साथ कोई लेना देना नहीं है और मटका में उसका कोई हाथ नहीं। इसके बाद अचानक वासु वहां आ जाता है और केबी रेड्डी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। नारी बाबू घबराने लगते हैं और बता देते हैं कि वो समुद्र के किनारे छुपा हुआ है। वासु बहुत गुस्से में था क्योंकि नारी बाबू ने उसकी बेटी को किडनैप करवाया। नारी बाबू वासु से माफी मांगते हैं, पूछते हैं कि तुमने इतना सारा पैसा मेरी फैक्ट्री में क्यों छुपा के रखा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वासु कहता है कि ये बिजनेस का आइडिया मेरा है और इसीलिए तुम्हारी फैक्ट्री में पैसे रखता था क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देना चाहता था। नारी बाबू माफी मांगने लगता है, लेकिन वासु उसे गोली मार देता है। इसके बाद वासु केबी रेड्डी को फोन करता है और उसे धमकी देता है कि वो उसे मारने के लिए आ रहा है, लेकिन नारी बाबू का फोन साहू टैप कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि वासु केबी रेड्डी को मारने जा रहा है। वासु पोर्ट की तरफ पहुंचता है केबी रेड्डी और उसके आदमियों को मारने के लिए। वासु एक एक कर सभी को गोली मारने लगता है कि तभी वहां साहू पहुंच जाता है, लेकिन केबी रेड्डी के आदमी साहू को पीछे से हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं और वासु को भी पकड़ लेते हैं। होश आने के बाद केबी रेड्डी अमोर से कहता है वासु को गोली मारने। तभी अचानक दूसरी तरफ से गोली चलने लगती है और हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जेलर नारायण था, जहां से वासु अपनी सजा काटकर बाहर निकला था, क्योंकि जेलर नारायण ने वासु से कहा था जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो याद करना। इसलिए वासु की मदद करने जेलर वहां पहुंच गया और जेलर की बंदूक लेकर वासु केबी रेड्डी को मार डालता है। साहू वासु को सरेंडर करने को बोलता है, लेकिन सरकार ने मटका को बैन कर दिया था। वासु बताता है कि अगर सरकार मटका को लीगल कर देती है और लाइसेंस दे देती है तो मैं एक दिन के अंदर पूरे देश का कर्ज उतार दूंगा। ये कहकर वासु जेलर नारायण के साथ वहां से चला जाता है। अगले दिन वासु शहर से बाहर दुबई जाने की तैयारी करता है और आखिरी बार चिल्लप्पा और जेलर से मिलता है और बताता है कि सरकार ने मटका को बैन कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी वासु दुबई जाकर नए बिजनेस की प्लानिंग करेगा और उसका अगला बिजनेस क्रिकेट बेटिंग का होगा। यानी कि जिस तरह वासु ने मटका का बिजनेस शुरू किया उसी तरह अब वो क्रिकेट बेटिंग का बिजनेस शुरू करेगा और खूब पैसे कमाएगा। फिर वासु अपनी बेटी को लेकर दुबई चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें,
चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।